एनएलएम स्टार्ट करते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द थ्री लॉज ऑफ मोशन। एनीथिंग विल बी इन इट्स मोशन, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, until and unless it is acted upon by a force। ये क्या है? फर्स्ट लॉ। ठीक है बेटा, एवरीथिंग विल बी इन इट्स मोशन until and unless it is acted upon by a force, that is the न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ने हमको क्या बोला था कि भाई F is directly proportional to dp by dt, that is the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied, rate of change of linear momentum। ये याद रखना ध्यान से, सिर्फ मोमेंटम मत बोलना बेटा, rate of change of linear momentum is directly proportional to the force। this is the Newton's second law of motion। ओके, अब यहां पर से देखो, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ये सबको याद होना चाहिए, दैट इज m/v। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 11 12 और नीट के बच्चे और जेई के बच्चे ये देख रहे हैं, तो उनको पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ F इज इक्वल टू क्या बनता है? d/dt ऑफ mv। तो यहाँ पर आप दो टाइप से लिख सकते हैं इसे। देखो, प्रोडक्ट रूल मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, जिन बच्चों को नहीं आता है ये चीज वो एक बार देख सकते हैं उस चीज को। तो v dm/dt प्लस में m dv/dt। अब ये कौन सा होता है जिसमें मास चेंज हो रहा है, बट जनरली हम मान लेते हैं कि मास चेंज कितना है? 0। बट एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है। समझ में आया बेटा? तो ये जेई और नीट में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि भैया हम लोग मास का चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ ध्यान से। आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्मोडाइनमिक्स पे भी आऊंगा भाई, बस थोड़ा सा देर। एनएलएम वर्क पावर एनर्जी, सीओएम रोटेशन, और फिर आएगा थर्मोडाइनमिक्स। ज्यादा देर नहीं लगेगी इनमें तो। अब मेजरली जो समझाने वाली चीज थी वो मोशन एंड प्लेन तक थी, अब ज्यादातर फॉर्मूले रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो बस आ जाएगा थर्मोडाइनमिक्स कुछ देर में। अब इतना लंबा क्लास ले रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा तो एफर्ट मेरा भी है। ध्यान से चला, थोड़ा सा बना रहो साथ में, कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे। ठीक है खालिद? खालिद, ओके। तो यहाँ पर से देखो, अगर मास चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। समझ में आया? फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे, मास चेंज करेंगे तो भी हम फोर्स लगा सकते हैं। अब जनरली हमने बोला इफ dm/dt इक्वल टू 0, तो क्या बन जाता है बेटा? F बराबर m इंटू ए वेक्टर। नाउ क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो m फोर्स इज इक्वल टू मा। यह आपको याद रखना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा बेटा? नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? अब आप ध्यान से देखो कि अगर मान लो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हमको यूज करना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी किसी बॉडी पे बहुत सारे चीजें, कुछ भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो आप क्या निकाल लेंगे? दैट इज एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर प्लस में F3 वेक्टर एंड सो ऑन। समझ में आया? जिसको अगर वेक्टर में डाउट है तो बेटा कमेंट जरूर करना, आपके लिए वेक्टर का पूरा कंप्लीट अच्छे से वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो दिस इज द एफ नेट वेक्टर। इसको आप किसके बराबर रख सकते हो? एफ नेट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू द एम ए वेक्टर, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगा? MA1 वेक्टर प्लस में MA2 वेक्टर। अब हर डायरेक्शन के वेक्टर जो भी होंगे सबको हमको रिजॉल्व करके एक ही सिंगल बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? पूरे ब्रह्मांड का फोर्स हमको एक जगह पे लगा देना, पूरे ब्रह्मांड का दिमाग तुमको तो बस एक तुम्हारी एग्जाम में लगा देना। आया कि नहीं आया बात समझ में? देन द थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है बेटा? दैट इज एवरी एक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड opposite रिएक्शन। भूती लखोटिया ने भी ज्वाइन कर लिया, चलो।
ये बात है, कुछ सीख के जाएंगे ये भी। देखो भाई, तो भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नीट के लिए कहूंगा कि जो इस बार असर्शन रीजन में आ सकता है, ध्यान से देखिए बेटा। क्या एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स साइमल्टेनियसली? यार अगर आपका 11th का अभी तक मैंने जितना बताया उसमें बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है तो बेटा एक बार चैट पे कमेंट कर देना, थोड़े से थम्स अप कर दो, मतलब मजा आना चाहिए। आपको कुछ सीख के जाना है बेटा आज की ये क्लास से। एक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली होता है, समझ में आया? जैसे कि मान लो तुमने घर में ग्लास तोड़ा, तो वैसे ही तुम्हारी मम्मी का रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो बस यही जो होता है, तुम्हारी एक्शन थी ग्लास तोड़ना, मम्मी का रिएक्शन आया, वो तुम्हारी हालत तुमको पता ही है। समझ में आई कि नहीं आई बात? देन द नेक्स्ट वन इज, ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, ये मेजरली जो तीनों लॉ हैं वो मैंने कवर करे। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एनएलएम में, दैट इज एफ बी डी। एफ बी डी, मैं मान के चलता हूं कि आपको फोर्सेस तो सारे आते ही हैं, क्योंकि आप क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो बेटा ये फोर्स वगैरह तो मैं मान के चलूंगा कि आपको आते हैं सारे। समझ में आया? अब एफबीडी क्या होता है? दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्यों मैं आपको स्पेशली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये तो इतना टफ भी चीज नहीं है। तो सर आप क्रैश कोर्स में ये चीज क्यों ले रहे हो? तो बेटा फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है ना, अगर ये आता है तो आप क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है? आइसोलेट द बॉडी, आइसोलेट द बॉडी, अप्लाई forces with direction which are acting on body, which are acting। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है अगर एफबीडी आता है। अप्लाई फोर्सेस विथ डायरेक्शन, ठीक है। देन take those forces take those forces which are acting on the body, take those forces which are acting on the body। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको कौन से फोर्सेस लेना है? जो कि बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, बॉडी ने लगाए वो वाले नहीं लेना है। समझ में आया नहीं आया बेटा? इज इट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रिंग के कारण टेंशन फोर्स आएगा, स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग फोर्स आएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बॉडी बनाऊं कि मान लो ये बॉडी जमीन के ऊपर इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, तो आप देखना इसके ऊपर एक तो लगेगा mg नीचे की तरफ, एक आएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस। ये mg किससे आ रहा है? ग्रेविटेशन, वो अभी अभी बताऊंगा ही आगे। ये ग्रेविटी के कारण आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है सरफेस के कांटेक्ट के कारण। नॉर्मल इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक सबसे बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन ये है कि नॉर्मल इज द रिएक्शन ऑफ mg। गलत। जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में ही बताया, एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, नहीं तो बॉडी चल ही नहीं पाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो mg नॉर्मल का रिएक्शन नहीं है, या फिर नॉर्मल mg का रिएक्शन नहीं है। समझ में आया? तो ये इक्वल होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द समीशन ऑफ इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट इन दिस डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख दूंगा? n माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो n बराबर mg आ रहा है,
but they are not the action reaction pair that you need to remember. ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा, समझ में आया? आपको बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बनाने हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? माइनस का के एक्स। एक्स क्या होता है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्स क्या है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्स क्या है बेटा? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। और के क्या कहलाता है? आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, है ना? अब आप एक और चीज ध्यान से सुनना कि अगर मान लो कोई भी स्प्रिंग हो, कोई भी स्प्रिंग हो, तो स्प्रिंग में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एल जो होता है बेटा वो क्या होता है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है बेटा? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एल इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर मान लो आपने स्प्रिंग को कट कर दिया तो आप क्या लिख दोगे? के इंटू एल बराबर के वन एल वन बराबर के टू एल टू एंड सो ऑन। आप इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो, अगर मान लो ऐसे दो एक स्प्रिंग आपने सीरीज में लगा दी, इसका के वन है, इसका के टू है, तो वन अपॉन के इक्वेलेंट बराबर क्या बन जाता है बेटा? वन अपॉन के वन प्लस में वन अपॉन के टू। ये काय के लिए रहता है? सीरीज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। पैरेलल के लिए क्या बन जाता है बेटा कि अगर मान लो स्प्रिंग आपने इस तरीके से जोड़ रखी, ठीक है, तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा बेटा? के वन प्लस में के टू। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको? नाउ आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। घटाओ बढ़ाओ मेथड है बेटा, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर मान लो ये m1 मास है, ये इस तरीके से यहाँ पर एक पुली लगा दी, ये इधर मान लो m2 मास रख दिया, यहाँ पर ये मान लो m3 मास रख दिया। आपसे बोलेगा एक्सेलरेशन के रिलेशन बताओ, आपसे बोल सकता है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इन दिस मैनर दे कैन आस्क मेनी क्वेश्चन। तो बेटा आप ध्यान से देखना, मैंने बोला मान लो ये वाला मास ऊपर जा रहा है a1 एक्सेलरेशन, और ये वाली पुली मान लो नीचे जा रही है AP एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, कौन सा मैंने ऊपर जाता हुआ माना? A1, M1 वाला A1 से ऊपर जा रहा है। अब आप देखो ऊपर वाली स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, ऊपर वाली स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स बनाए। अब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। अब ये देखो, ये A1 इस लेंथ को कम करना चाहता है, तो हम क्या लगा देंगे? -A1। अब ये वाला पॉइंट फिक्स पुली पे है, तो इसका एक्सेलरेशन 0। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी फिक्स पुली पे है, एक्सेलरेशन 0। अब ये वाला एक मूवेबल पुली पे है जो कि AP से नीचे जा रही है, तो व्हेन आई कैन राइट AP दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं लिख सकता हूँ AP बराबर A1 आ रहा है? बोलो भाई यस और नो, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने बोला मान लो ये A2 से ऊपर आ रहा है और ये वाला A3 से नीचे जा रहा है। अब आप ये नीचे वाली स्ट्रिंग पे आ जाओ, इसके पॉइंट्स लो बेटा, ध्यान से देखना, इसके 4 एंड पॉइंट्स लेंगे हम लोग। ओके, अब देखो AP क्या बनेगा? देखना ध्यान से जरा, माइनस का A2, ये वाला क्या मूवेबल पुली पे या फिक्स पुली पे? मूवेबल पुली पे, जो कि नीचे आ रही है AP से। तो ये वाला पॉइंट भी AP से नीचे आ रहा है। अब ये इस लेंथ को कम कर रहा है, तो माइनस का AP। सिमिलरली ये भी माइनस का AP, और ये इस पॉइंट के लेंथ को बढ़ा रहा है, तो प्लस का A3 दैट इज इक्वल टू 0। बोलो यार यस और नो, समझ में आया नहीं आया? तो हमारे पास क्या बनेगा? A3 बराबर A2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AP। एक तो ये रिलेशन बन गया। अब मैंने बोला बॉडीज का FD बना लो। भाई M1 का FD बनाओगे तो ऊपर की साइड आएगा टेंशन T1, नीचे की साइड आएगा टेंशन, सॉरी M1G। क्लियर आया? M2 का FD बनाओ तो M2G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या बनेगा? लेट से ये टेंशन को ले लो T, तो इधर आ गया T। सिमिलरली M3G
नीचे आ रहा है, ऊपर क्या आएगा, टेंशन T, क्योंकि रस्सी सेम है तो टेंशन सेम होगा। अब देखना ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है A3 से, और ये क्या कर रहा है, A2 से ऊपर जा रहा है। बट ये क्या इनिशियल कोई सी फ्रेम में है, तो हमको एक सूडो फोर्स लगाना। हम विथ रिस्पेक्ट टू द पुली वी विल ऑब्जर्व, तो हम क्या लगाएंगे, पुली के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे। तो इस पे लग जाएगा M2AP ऊपर की तरफ, इस पे लग जाएगा M3AP ऊपर की तरफ। समझ में आया बेटा? तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ये होता है काल्पनिक फोर्स, क्योंकि आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में चेंज करना होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम्स विच आर मूविंग विद सम सर्टेन एक्सेलरेशन। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नाम से ऐसा लगता है कि भैया एक्सेलरेशन होगा, सॉरी जीरो होगा, बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मतलब कि क्या बोल देंगे हम, एक्सेलरेशन जीरो। तो भैया इसमें तो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हम क्या करेंगे, एक सूडो फोर्स लगा देते हैं ताकि हमारे एनएलएम के फोर्सेस उसमें वैलिड हो जाए। इज इट क्लियर बेटा? एनएलएम के फोर्सेस उसमें वैलिड हो जाए, और जब हम इस तरीके से ये काम कर देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। आया बेटा समझ में? ध्यान से सबको क्लियर होता है? ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रेंट रिलेशन बताया, आपको सूडो फोर्स के बारे में बताया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि मैं आपको एक आधी सिंपल क्वेश्चन भी बता देता हूं। वैसे तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा। 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर के डाल रहा हूँ, हर चैप्टर के। और अगर वो 20 कर लिए तो एक चीज याद रखना कि बेटा याद करोगे, सोमानी सर ने बहुत शानदार रिवीजन। वो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने अगर उसको ईमानदारी से कर लिया तो आपके क्या आ जाएंगे बेटा, याद रखना। ये M है, ये 2M है। वो 20 क्वेश्चन के वीडियोस ऐसे हैं बेटा, उनमें जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे ना, वो मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करें कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ओके, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करके जाना बिफोर योर जेई मेंस एंड नीट एग्जाम। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? एडवांस के लिए वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। बट यस, इफ यू आर टारगेटिंग जेई मेंस, इफ यू आर टारगेटिंग नीट 2026, यू मस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके, क्या ये सबको क्लियर है? अब देखो, अगर मेरे को इसका एक्सेलरेशन निकालना, क्या ये दोनों सेम रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम। मैंने बोला मान लो ये 2M वाला नीचे जा रहा है, अगर मान लो इसको ऊपर जाता हुआ मान लेते तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव आ जाता मतलब जो हमने माना वो गलत है। तो यहां पर देखो इसका एफडी बनाते हैं, mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। समझ में आया? 2mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। अब देखना बेटा ध्यान से, टेंशन अब ये जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन के साथ, तो T माइनस एम जी बराबर हम क्या लिख देंगे, ma, और इसके लिए लिख देंगे 2mg माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2ma। आपने इसको सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 2mg माइनस एम जी बराबर 3ma। तो यहां पर से देखो a बराबर कितना आ रहा है, g/3, खत्म क्वेश्चन। बोलो यार, इस टाइप के आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। समझ में आ रही है बात? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बनाए जा सकते हैं इसके बेसिस पे। इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लर्न। ओके, अब इसके बाद आता है, एक मिनट रुकना, फ्रिक्शन। क्या आता है बेटा, फ्रिक्शन। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है ओपोजेस, टेंडेंसी टू ओपोज रिलेटिव मोशन, ओपोजेस रिलेटिव मोशन। अब देखो, जब बॉडी रुकी हुई रहेगी तो जो पहले आता है वो आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रुकी रहनी चाहिए, कब लगता है ये, रुकी हुई बॉडी।
जब मोशन में होगी तो कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कब, जब मोशन में हो। अब इसका एक ग्राफ बनता है बेटा फ्रिक्शन का, जो कि आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से ये पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो सडन डिप्ट आता है, ये होता है आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये फिक्स होता है, इट इज फिक्स। एडजस्टेबल कौन सा होता है, एफ एस। एफ एस बराबर क्या होता है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्सिमम कितना आता है बेटा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एम जी रट लेते हैं बच्चे, म्यू एम जी नहीं होता, नॉर्मल हर समय एम जी के बराबर नहीं होगा। तो एफ एस मैक्सिमम पॉसिबल इज म्यू एस एन, और इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, इट इज सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर। हर समय मैक्सिमम लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर। याद रखेंगे बेटा सभी लोग, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा आपको पढ़ना है अच्छे से, तो ही आपका कुछ काम बन पाएगा। समझ में आ रहा है क्या, सबको क्लियर हो रहा है क्या, एक बार थम्स अप कर दो यार। सबको क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, 2 घंटे हो चुके हैं इस लाइव क्वेश्चन।